तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया, बोहर मॉडल देख लिया। बोहर ने एक सबसे अच्छी बात यह करी थी कि बोहर ने यह बोल दिया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर मिलेगा, उसकी स्पीड क्या होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तीनों की पोजीशन उसने क्लियरली बता दी कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर इस स्पीड से घूम रहा है। यह बात बोहर ने बोली। अब इसके बाद में जब मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट आया, यह कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है जब वो मूव करता है तो मैटर वेव्स बनाता है। जहां जहां उस मैटर वेव का एम्पलीट्यूड हाई मिलता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बट यहां पर एक वर्ड इन्होंने डाल रखा था कि प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, और ऐसी कोई बात बोहर ने नहीं करी थी। बोहर ने यह नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन की यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी कोई बात उसने नहीं करी थी। यहीं पर बोहर को गलत साबित करा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हो सकता है आज की क्लास में 1.5 घंटा खींच दूं अगर टॉपिक नहीं हुआ मेरा कंप्लीट तो। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने बोहर से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, आपने देखा था? कहता है हां। कि कैसे देखा? नेकेड आइज से? कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कि फिर कैसे देखा आपने? कि हमने देखा था इसको माइक्रोस्कोप से। इस तरह से इसने माइक्रोस्कोप में देखा था। अब उसने कहा कि माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन दिखता कैसे है? कि हम लाइट डालते हैं, लाइट इस इलेक्ट्रॉन से टकरा करके माइक्रोस्कोप में आती है और यहां से आप देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज। तो उसने बोला कि जब ये लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराई होगी तो क्या इसकी स्पीड पे तो इलेक्ट्रॉन आपको यहीं दिखा था? कहता है हां, मुझे यहीं पे दिखा था। कि फिर जो लाइट जब इस इलेक्ट्रॉन पे गिरी है तो जो उसकी एनर्जी थी वो एनर्जी गई कहां? अगर इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिला है तो लाइट की जो एनर्जी थी वो गई कहां इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद? कहता है कि उसकी, अब देखो ये एनर्जी जो आई है लाइट से, ये एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो दो काम हो सकते हैं। पहला, या तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाए, या तो ये इसको एब्जॉर्ब करके अपर लेवल पर कूद जाए, या तो अपनी पोजीशन बढ़ा ले, आर की वैल्यू बढ़ा ले। दो ही काम हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इतना लाइट पार्टिकल है कि लाइट की एनर्जी से भी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड बढ़ सकती है। हमको कुछ नहीं होता, मेरे पे लाइट पड़ रही है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, बट इलेक्ट्रॉन पे यही लाइट पड़ जाती तो जिंदगी खराब हो जाती इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये दिक्कत है। अब हाइजेनबर्ग ने बोला कि नहीं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो फिर लाइट जब पड़ी है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई होगी फिर तो। कहता है हाँ यार, बात तो सही है। कि फिर आप ये प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड क्यों नहीं यूज करा? आपने पक्के तौर पर कैसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर है और इस स्पीड से जा रहा है? और आप जब मुझसे कह रहे हो कि आपकी पोजीशन ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी आपने ठीक नहीं बताई, और वेलोसिटी ठीक नहीं है इसलिए उसका मोमेंटम भी आपने ठीक नहीं बताया। कि नहीं नहीं यार, इसकी वेलोसिटी मान लो कि वेलोसिटी फिक्स्ड है, कि ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि इस लाइट को इलेक्ट्रॉन पे डाला जिस तक, और आपने वेलोसिटी इसकी सही से कैलकुलेट करी है, 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट करी है, तो इसकी पोजीशन ये नहीं होगी। फिर तो ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया होगा, तो यानी कि इसकी पोजीशन आपने गलत बता दी। हो ना हो, दोनों में से एक चीज तो गलत है। अगर एक चीज पूरी तरह से सही है तो दूसरी चीज पूरी तरह से गलत होगी। अगर एक चीज आधी सही है तो दूसरी भी आधी सही होगी। यानी कि हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यह बोला कि इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक बार में आप या तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
दोनों ही चीजों को 100% एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अगर वेलोसिटी की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो पोजीशन की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, अगर पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो वेलोसिटी की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये था हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट इट डाउन पूरा। हाँ, बस वो इसने यही बोला कि अगर आपका वेलोसिटी बिल्कुल करेक्ट निकाल लिया आपने तो आपकी पोजीशन पूरी तरह से गलत आएगी। अगर पोजीशन आपने सही तरीके से निकाल ली है बिल्कुल करेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी ठीक नहीं आएगी। और अगर यह आधी सही है तो यह आधी सही है, तो दोनों को आप एक ही बार में 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिखिए इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to measure simultaneously the position and momentum, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। पोजीशन एंड मोमेंटम of a small microscopic moving particle, ब्रैकेट में लिखना like electron, with absolute accuracy or certainty, that is, if an attempt is made to measure any one of these two quantities with higher accuracy, the other becomes less accurate. ओके, फिर उसने इक्वेशन दी। इक्वेशन ये है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। लिखिए, अभी आपने फिजिक्स में जब बैकलॉग कंप्लीट करोगे कई बच्चे, तो उसमें आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये है क्या। ये है एरर, अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी यानी कि एरर इन पोजीशन, कि पोजीशन में कितनी गलती है। और डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितनी गलती है। अब ये मोमेंटम को आप लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। मास में तो जनरली गलतियां नहीं होती है, मास तो चेंज भी नहीं होता है, तो क्या चेंज हुआ होगा? वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। ये भी आपके पास हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी में काउंट होगा। और डेल्टा वी को आप लिख सकते हो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और चाहे तो ये भी बना लें आप अपने हिसाब से, ताकि कल को आपको रिवाइज करना पड़े तो आपको समझ में आ जाए कि है क्या ये। बाकी ये चीज लिखी हुई मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पर न्यूमेरिकल सिंपल आ सकता है। आपको पार्टिकल का मास दे देगा और बोल देगा एरर इन वेलोसिटी इतना है, तो बताइए पोजीशन में कितना है। तो 1 2 और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, आपने पढ़ लिया होगा। तो इनमें से इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी दे देगा और इसकी पूछ लेगा, या इसकी देगा इसकी पूछ लेगा। तो इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जब यहां प्रोबेबिलिटी की बातें होने लगी तो एक बहुत ही हाई फाई आदमी था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने अपना मॉडल दिया, और श्रोडिंगर का ही वो मॉडल है जिसके बेस पर हमने क्वांटम नंबर को आगे पढ़ा था। तो लिख लीजिए श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल
मॉडल। पहली चीज तो यह बता दूं कि सिलेबस में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है बट इस मॉडल की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। श्रोडिंगर ने एक बहुत ही खतरनाक इक्वेशन दी थी जो याद तक नहीं होती है। उस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां है कहां नहीं है। लिखिए इस बात को, द एटॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, which is based on the particle and wave nature of the electron, is known as wave or quantum mechanical model, is known as wave or quantum mechanical model. Okay, Schrodinger derived an equation which described wave motion of an electron. देखो पिछली बार जब पढ़ाया था मैंने तो मैंने श्रोडिंगर की पूरी इक्वेशन नहीं लिखवाई क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। मैं लिखवा रहा हूं, याद मत करना, ठीक है। इक्वेशन कुछ ये थी, डी स्क्वायर, हाँ dz स्क्वायर ये थी भाई श्रोडिंगर की इक्वेशन। अब एनसीईआरटी ने इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा है वो भी मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी ने इसको लिख रखा है, नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है। और ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल को पढ़ते हैं हम साई, ठीक है। तो अगर आपको याद करनी है तो ये याद कर लेना, बट ये है एक इक्वेशन। किस चीज की इक्वेशन है मैं बताता हूं। न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसके साथ इसकी वेव्स भी चलती हैं। इस वेव के लिए आप देते हो वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन की इक्वेशन है। इलेक्ट्रॉन हम नहीं देखते कभी भी, हमें इलेक्ट्रॉन की वेव्स दिखती हैं। अगर मैं यहां से भाग रहा हूं तो यहां से जो वेव आ रही है, इस वेव की स्टडी करी जाती है। मैं तो चला गया, छोड़ो, इस वेव को पढ़ा जाता है। इस वेव के लिए एक इक्वेशन बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, और इसकी स्टडी करी जाती है, इसको सॉल्व करा जाता है, तब हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर था, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस वेव की इक्वेशन उसने दी थी। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है वो देख लीजिए। आपसे पूछता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड, ये जो वेव जा रही है, साउंड वाला पढ़ा था ना आपने, ये वेव होती है, तो वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है, साउंड में पढ़ा था। तो ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए इसको। तो ये आप याद कर लेना, और इसको चाहो तो एनसीईआरटी में याद कर लेना, इसको छोड़ देना, नहीं सर, ठीक है। तो ये वैसे आपसे कभी कोई पूछता नहीं है, पूछेगा तो मैक्सिमम ये पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने क्वांटम मॉडल दिया था, तो क्वांटम मैकेनिकल, इसलिए मैंने हेडिंग लिखवा दी श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। या पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साई स्क्वायर इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो आप कह देना इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। साई क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कौन सी वेव?
ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक वेव होती है, उस वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है। इतनी सी बात है, राइट। अब हमें पढ़ना है आज का टॉपिक जो मेन मुझे पढ़ाना था, तो हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। 12th क्लास में एक चैप्टर है बड़ा सा, उस चैप्टर का आधा पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि आपके यहीं पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल दिया, ठीक है। बस ये है कि उसमें हम कर्व्स की स्टडीज थोड़ी सी हम ज्यादा कर लेते थे, यहां नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अब आप यूज करोगे लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। आपने पढ़ा है सोलर सेल, सोलर पैनल, वो इसी बेस पे काम करता है। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, रियलिटी ये होती है कि आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, एक और इलेक्ट्रोड लिया, और यहां पे उसको कनेक्ट कर दिया, यहां पे ग्लास ट्यूब लगा दी, और यहां पे एक छोटी सी विंडो दे दी। अब होता क्या बेटा, यहां पर जब आप लाइट डालते हो इस तरह से, एक सूटेबल लाइट डालनी है आपको, ये याद रखना है, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। बात करूंगा मैं इस टॉपिक पे कि ये क्या लिखा है मैंने। तो होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये पॉजिटिव प्लेट, कलेक्टर प्लेट, कुछ भी कह सकते हो इसको आप, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज होता है, तो ये इसको खींच लेता है अपनी तरफ, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं, आपको गैल्वेनोमीटर जो कि करंट नापने के काम आता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लग जाता है, आपको पता लग जाता है करंट आ गई। तो हर 1 सेकंड में यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच रहे हैं, और आपको करंट मिल रही है। इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लाइट की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो करंट आती है, इस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। अभी आप ये डायग्राम बनाइए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए अब इसके अंदर क्या चल रहा है वो बात करता हूं मैं, यानी कि इस मेटल के अंदर क्या चल रहा है उसको मैं जूम करके बनाता हूं। क्लियर। आइए हो क्या रहा है। अच्छा, इससे पहले समझ लीजिए कि ये जो हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी लाइट को वेव मान करके, सब फेल हो गए। फिर मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा। उन्होंने जब एक्सप्लेन करा तो सबको पसंद आ गया, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने अपनी इक्वेशन भी दे दी, और इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी जिंदगी का पहला नोबेल अवार्ड मिला, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। किस बेस पे एक्सप्लेन करा था? एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कि सर ये क्या होता है, वैसे आपने पढ़ लिया होगा, मैं बता देता हूं। हम लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ मानते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फोटोन्स। फोटोन्स कैन बी सीन लाइक एन एनर्जी पैकेट, और इन फोटोन की एनर्जी दी जाती है एच न्यू से। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये किसकी एनर्जी है? ये एक फोटोन की एनर्जी है, जितनी एनर्जी इसके पास भरी है। कि सर अगर 2 फोटोन गिर गए तो 2 गिर गए तो 2h न्यू कह देना। सर 100 गिर गए तो 100 लिख देना। तो मैंने मान लिया कि n फोटोन गिर रहे हैं, तो n h न्यू।
और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है c अपॉन लैम्डा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा। तो लाइट की एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, जिसमें n होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन यहां पर देखिए, एक फोटोन की एनर्जी देख रहे हो, और ये फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है, बताइए किस पे डिपेंड कर रही है? h तो कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो बचा क्या? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे लाइट की एनर्जी बढ़ानी है तो मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। सही बात है? अगर एनर्जी बढ़ानी है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये बात, और मेरे एक लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। इधर जाओगे तो अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो इस लाइट के स्पेक्ट्रम में जब गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है। क्लियर? यानी कि इधर जाओगे तो लाइट की एनर्जी कम होती जाती है और इधर आओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये थोड़ा सा बेसिक है, मैंने हालांकि लेक्चर दिया था वो 10 मिनट का, उसमें होगा, बट फिर भी आप लिख लीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, लिखिए इसको साइड में कहीं पे लिख लीजिए। ओके, आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अब ये समझ लीजिए कि वो जो इलेक्ट्रोड था जिसको मैंने जूम करके बनाना था, उसको मैं बनाता हूं तो उसमें कितने एटम होंगे? कई सारे एटम होंगे। तो मैंने माना उसमें एक एटम ये रहा, ये प्लेट थी, इस तरह से एटम है। अब आपको यह भी पता है कि जब भी कोई एक एटम होता है उसके आसपास जो शेल्स होते हैं, इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन में अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी टोटल एनर्जी होती है -13.6, इसकी होती है -3.4, -1.85, 1.5, ऐसे करके अलग अलग एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, इसलिए इसको आजाद करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने लेक्चर भेज रखा है। इसको थोड़ी कम देनी पड़ेगी, इसको कम देनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में होता है उसको निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम मेटल के केस में नाम देते हैं वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? इसको फाई से बताते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी given to an atom element to eject electron out, या the energy required to remove one electron from the outermost shell of the atom। तो ये भी साइड में लिख लीजिए। तो वर्क फंक्शन आपको पता लग गया, चलो बाद में लिखना, इधर देख लो। तो यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी दे सकते हो। यहां पर चूंकि एक ही मेटल है तो मैंने माना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपका वर्क फंक्शन है 10 जूल। क्लियर? 10 जूल की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन लगेगी। अब आप जो लाइट डालते हो उस लाइट में फोटोन है। सोचो इस फोटोन की एनर्जी 5 जूल कर दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसको न्यूक्लियस से आजाद करने के लिए ही 10 जूल चाहिए। कि सर 5 जूल देंगे तो क्या होगा? 5 जूल दोगे तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके रुक जाएगा या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बट इसको यहां से निकालना है तो आपको 10 जूल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी एनर्जी
बढ़ानी पड़ेगी। और लाइट की एनर्जी बढ़ती कैसे है? यानी कि मैं इस गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दूं तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और मैंने माना इसकी एनर्जी मैंने मान ली 30 जूल हो गई, इसीलिए मैंने यहां लिखा था लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हुई तो लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। आइए, तो मैंने यहां से फोटोन डाले। अब एक फोटोन इस पे गिरा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही टकराता है। यह पानी का वो गुब्बारा है जो आपने होली पे किसी को मारा है, उसके अंदर जो गुब्बारे के अंदर पानी भरा है, जो एनर्जी भरी है, वो एक बार में एक ही आदमी को लगती है कि 4 आदमियों को एक बार लग जाएगी? एक को ही लगेगी। तो उसी तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन को एक एक फोटोन मैंने मारा, और फोटोन की एनर्जी कितनी थी? 30 जूल। और इसको निकलने के लिए कितना चाहिए था? तो जब ये बाहर आएगा तो कितनी स्पीड से आएगा? 20 जूल से आएगा। ये भी कितने से निकलेगा? 20 से निकलेगा। लेकिन यहां से यहां तक आने में, सरफेस तक आते 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 इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने माना इसकी एनर्जी आ गई है 15 जूल। ठीक है, यहां से यहां तक आते भी एनर्जी खत्म होती है। इसको निकाला मैंने। ठीक है, इसको नहीं निकाल रहा अभी, इसको थोड़ा और अंदर कर देता हूं, है ना। मैं अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा हूं। तो इसको भी निकाला, 10 जूल इसका खत्म, बाहर आते 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी बच गई 18 जूल। ठीक है, इसको आते 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 काइनेटिक एनर्जी बच गई 10 जूल, जस्ट सपोज। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं इन सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? अब यहां पर आपने लगा रखी है पॉजिटिव प्लेट, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी बाहर आ जाएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी बचे ही नहीं, सारी की सारी एनर्जी यहीं खर्च होगी, 0 जूल आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका वोल्टेज 0 वोल्ट करता हूं, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज मैंने 0 वोल्ट रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं पहुंच पाएगा। 10 जूल वाला आगे आएगा, 18 जूल वाला, 15 जूल वाला, 20 जूल वाला, ऐसे आते रहेंगे। हो सकता है इसमें कई ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी 1 जूल हो, 2 जूल हो, कुछ भी हो सकती है। बाकी 0 जूल पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन उधर आता, सॉरी, ये वाले इलेक्ट्रॉन आते हुए नजर आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको +1 वोल्ट करता हूं तो ये वाला भी पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच गए तो आपको ज्यादा करंट मिल जाएगी। मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो ये और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे करंट नहीं चाहिए, तो मैंने इसको नेगेटिव में 1 वोल्ट दे दिया। अब ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो ये पोजीशन लगेगा। तो मैंने माना कि -1 वोल्ट जब दिया है तो 10 जूल का इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और इधर से एक आंधी चल रही है उधर की तरफ, यानी कि अपोजिट वोल्टेज उनको धक्का मार रहा है, पुश बैक। मैंने इस पर करा -2 वोल्ट। 10 जूल वाला तो वैसे भी नहीं आ पा रहा था, 18 जूल वाला भी अब नहीं आ पा रहा। मैंने इसको करा -3 वोल्ट। अब 15 जूल वाला भी आपको नहीं जा पाएगा, बट करंट अभी भी मिलेगी, है ना, क्योंकि बाकी के तो जा ही रहे। मैंने इसको करा -4 वोल्ट, और अब ये 20 जूल वाला भी नहीं पहुंच रहा। इस -4 वोल्ट को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको कुछ चीजें पता लगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। तो पहली चीज आप यहां पर ये ड्रॉ कर लीजिए। potential of positive plate at which no photoelectric effect is observed.
ठीक है, और इसको हम बताएंगे VO से। 5 के नीचे लिखा है मिनिमम एनर्जी गिवन टू एन एलिमेंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट। हालांकि ये सब लिखा हुआ दूंगा मैं आपको, बट आप अपने शब्दों में लिखते रहिए। रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करना। सर जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर ये वैरी भी कर सकता है? ये वैरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से आ रहा है। अगर वर्क फंक्शन 10 की जगह मैं 20 कर दूं और 30 जूल की लाइट डाली है तो ये कितनी 10 जूल से तो आएगा बाहर, तो उस केस में मेरे पास +1 वोल्ट -1 वोल्ट पे मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? जैसा मैंने यहां पर यह बताया था, सेकंड पॉइंट में आते हैं। मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल का वर्क फंक्शन तो चाहिए। मैंने जो फोटोन डाला है उसकी एनर्जी है 10 जूल। क्लियर है? इस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट और वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। किसकी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जब ने न्यू नॉट रखी है तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? 10 जूल। और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला। 10 जूल पे मिलेगा नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा 0 जूल से, पॉजिटिव प्लेट खींच लेगी, है ना? तो बेसिकली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। और अगर आपने लैम्डा नोड न्यू नोड रखा C/λ नोड, तो ये आपको पता था, लाइट की स्पीड पता थी, आपने लैम्डा नोड भी निकाल दिया। ये आपका काम हो रहा है। क्लियर? अब आपने क्या करा? फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फ्रीक्वेंसी मैं इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, है ना, यहां पे न्यू नॉट यहां पर। अब आपने क्या करा? न्यू नोड के लिए एनर्जी कितनी आ रही है? 10 जूल, है ना? अब मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, मैंने न्यू 1 कर दी। अब लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू या hc/λ। मैं फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूं तो लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने माना 9 जूल हो गई। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ही 10 जूल चाहिए, आपने 9 जूल की लाइट डाली तो कहां से निकल जाएगा? लगा सुनागर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी और कम कर दूं, ये 8 जूल हो गया, तो क्या मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलूं इसको, न्यू 0 1 कर दी, यानी कि बढ़ा दी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 11 जूल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वो फ्रीक्वेंसी है कि किसकी फ्रीक्वेंसी? गिरने वाली लाइट की। न्यू नोड क्या है? गिरने वाली लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जिससे कम की फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब बिल्कुल लास्ट। रुको 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 ओके, सपोज करो मैंने लैम्डा नोड कैलकुलेट करा, ठीक है। अब मैं वेवलेंथ को कम करना चाहता हूं। अगर मैं वेवलेंथ कम कर दूंगा तो लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अब इसको 11 जूल की एनर्जी मिल जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा। मैंने इसको बढ़ा करके और इसको और कम कर दिया, सॉरी, और कम कर दिया, अब इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। और कम कर दूंगा
तो और भाई इसको कम करते जाओगे एनर्जी मिलती जाएगी, तो नीचे किसी भी फ्रीक्वेंसी पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको बढ़ा करके 0.1 कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दूंगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने माना ये हो जाएगी 9 जूल। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा? और बढ़ा दूं तो भी नहीं मिलेगा। यानी कि ध्यान से सुनना, इंसिडेंट लाइट की ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। ध्यान से सुनना, लैम्डा नोड वो मैक्सिमम वेवलेंथ है लाइट की जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। इससे ऊपर वाली किसी भी लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा, इससे कम वाली पे मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो दो चीजें डिफाइन करनी है, न्यू नोड और लैम्डा नोड। इसके लिए कह दूंगा द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट at which photoelectric effect is observed। सही बात है। और इसमें कम पे मिल रहा था, ज्यादा पे नहीं मिला, यानी कि इससे ज्यादा कर देगा। मैक्सिमम वेवलेंथ, इससे ज्यादा करोगे तो नहीं मिल रहा, इससे कम पे तो मिल रहा है। और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखूं? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना, इससे कम पे नहीं मिलेगा, है ना। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। तो ये दो चीजें लिखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बाद में लिखना, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अपने हिसाब से। चलिए और समझते हैं। यहां पर हमें दो चीजें समझनी है। एक समझनी है लाइट की एनर्जी और एक समझनी है लाइट की इंटेंसिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, है ना। पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यानी कि इंटेंसिटी को अगर मैं आई से बताऊं तो अगर आपके पास n फोटोन गिर रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर, कि मतलब सपोज करो आपने यहां पर कोई बल्ब जलाया, अब बल्ब से लाइट निकलेगी तो चारों तरफ ही निकलती है ना। ये रेडियस है r, यहां पे कोई पॉइंट है P, ये आपका होम है। अब आपको ये पता करना है कि आपके घर पर कितनी लाइट आ रही है, क्या इंटेंसिटी है। तो यहां से एनर्जी जो निकल रही है वो तो इस पूरे एरिया में जा रही है, कि पूरा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr², है ना, जितने एरिया पे गिरती है वो एरिया पर सेकेंड और टोटल लाइट जितनी गिर रही है। सपोज करो यहां पर आपके पास फोटोन गिरते हैं, 15 फोटोन गिरते हैं, तो n की वैल्यू 15 और एक फोटोन की एनर्जी। नंबर 1, आप मुझे बताइए, इस फॉर्मूले से एक चीज का भ्रम हो जाता है। भ्रम यह हो जाता है कि आपको पता है E बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, दिख रहा है, E बढ़ाने पर I बढ़ता है, और I डिपेंड कर रहा है E पे, E डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर I बढ़ेगा। यह सोच गलत है, ठीक है।
मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने 10th क्लास में V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था क्या? I को कांस्टेंट कर दूं और वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है? I को मैंने कांस्टेंट कर दिया, I नहीं चेंज हो रहा, और मैंने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है? हाँ भाई, अवनी, एक सर्किट में मैंने रजिस्टर लगा रखा है, उसकी करंट में बढ़ने नहीं दे रहा हूं और वोल्टेज बढ़ाए जा रहा हूं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। रेजिस्टेंस डिपेंड ही अलग चीजों पे करता है, रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, नेचर और टेम्परेचर। यानी कि फॉर्मूले को देख करके आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये वास्तव में इस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो यहां पे भी इस बात को याद रखना, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कम करोगे उससे इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी का लेना देना किससे है? नंबर ऑफ फोटोन। अगर नंबर ऑफ फोटोन आप बढ़ा रहे हो तो आपके पास इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा से दी जाती है। यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो लाइट की आप एनर्जी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिखिए। और एक गुब्बारा एक आदमी को लगता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है। 100 फोटोन है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इंटेंसिटी कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ फोटोन किसी जगह पर जितने गिरते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया पर कितने फोटोन गिरते हैं उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। और यह है कि इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। किस बेसिस पर? पार्टिकल नेचर के बेस पर। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन। क्या एनर्जी बढ़ रही है? एनर्जी नहीं बढ़ती है ना। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। कॉपी के टॉप पे लिख लेना। कॉपी के टॉप पर ये बात लिख लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो आपने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए। मैंने ये भी कहा था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टकराता है और उसको बाहर निकालता है। आपने फोटोन बढ़ा दिए तो फोटोन बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट क्या होता है? Q बाई टी। Q क्या होता है? Ne बाई टी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा करंट निकलेगा। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोटो करंट बढ़ जाएगी। क्लियर है? लिखिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दी तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। जब ज्यादा एनर्जी का, देखो आपको याद होगा, इसको 10 जूल चाहिए था, आपने 30 जूल डाला था, 20 जूल से निकला था, इसको रोकने के लिए -2 वोल्ट लगाया था। अब आपने 30 की जगह 40 जूल वाली लाइट डाल दी,
तो निकलने वाले की 30 जूल बढ़ जाएगी, तो इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बढ़ा है, और ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको रोकने के लिए और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, क्लियर है, लिख लीजिए। सर वो जो ये जो भी आपने बोला नहीं था कि ये डिफर भी कर सकते हैं, हाँ, तो उसको भी निकालना नहीं हमने एक बार में एक के लिए काउंट कर रहे हैं ना, अब मेटल ही चेंज कर दी, लाइट ही चेंज कर दी, तो एक्सपेरिमेंट ही अलग हो गया ना। एक बार में एक चीज की स्टडी है। सर हाँ बेटा, सर नंबर ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वाला काम समझा दीजिए फिर से। भाई सोचो ना, एटम तो आपके पास बहुत सारे हैं, आपने 10 फोटोन डाले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ही तो निकलेंगे। लेकिन अगर मैं फोटोन बढ़ा करके 20 कर दूंगा, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा 10 फोटोन आ रहे हैं वो 10 एटम से और टकराएगा, तो उनके भी इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देंगे। तो जितने फोटोन ज्यादा डालोगे उतने ही ज्यादा एटम से टकराएगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर देगा। इट इज जस्ट कि आप ही समझ लीजिए कि आप छत पे खड़े हैं, आपके पास पानी के गुब्बारे हैं और नीचे करोड़ों की संख्या में आदमी हैं। अब आपने 10 ही गुब्बारे डाले तो 10 ही तो लोग भीगेंगे यार। अब आप 10 की जगह 50 डाल दोगे तो 50 भीग जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन आप बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके सर। ओके, अब एक बात का जवाब दीजिए, a light of frequency less than nu naught is incident in photoelectric effect, then photoelectric effect is not observed। सही बात है, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, लाइट की एनर्जी कम होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिला। बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी, अब फ्रीक्वेंसी आपने कम कर रखी है, लाइट की एनर्जी कम है, अब आप फोटोन की संख्या बढ़ाना शुरू कर रहे हो, तो क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल सकता है? हाँ सर। नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है इनको निकालने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए। अब आप फोटोन डाल रहे हो 2 जूल का, आपने 10 डालो चाहे 50 डालो चाहे 100 डाल दो, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी तो 2 जूल ही है, वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं निकालेगा। तो ये याद रखना, बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी no photoelectric effect can be observed। लिखिए इसको, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो आप इंटेंसिटी को बढ़ा बढ़ा करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आइए हेडिंग डालिए, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल ही अजीब सा क्वेश्चन था कि आप पूछते एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है तो समझ में आता। अब इट इज लाइक कि क्या बोलूं, कोई एग्जांपल भी नहीं याद आ रहा कि आप बोल लो कि सर पानी और गुलाब जामुन में क्या फर्क है, मतलब
पानी पानी है, गुलाब जामुन यार अलग चीज है, वो दोनों अलग है, एक मिठाई है, जो भी हो। चलिए आइए, तो आइंस्टीन फोटो, अच्छा एक और चीज लिख, चलो बता देता हूं, यही ना, एक 11th में ये चीज पढ़ाने के लिए कई चीजें पढ़ानी पड़ जाती, 12th क्लास में पढ़ोगे, ऐसे ही नोट बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इस पर वोल्टेज लगा दिया तो भागेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो, जैसे मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हो आप, तो भागेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हो। और अगर आपने इस पर वोल्टेज लगा दिया V, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय EV। इसको Q चार्ज कर देना, Q। किसी भी Q चार्ज को आप वोल्टेज देते हो तो वो भागता है। मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो भागेगा, चार्ज को वोल्टेज दोगे तो भागेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q चार्ज accelerated by V voltage is given by, ये आप 12th में पढ़ोगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू V। V क्या है? वोल्टेज, है ना। तो किसी भी चार्ज पर V वोल्टेज लगाओगे तो वो भागता है, किस काइनेटिक एनर्जी से? Q इंटू V। आइए, अब आपको यह बात पता थी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए था 10 जूल। आपने लाइट डाली h न्यू और इसकी काइनेटिक एनर्जी आई यही तो था। 30 जूल की डाली थी, 10 गया 20 जूल, यही तो था। यानी कि जो टोटल एनर्जी आप डाल रहे हो ये दो काम कर रही है। पहला, इसको बाहर निकाल रही है, यानी कि वर्क फंक्शन में काम आ रही है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो यही थी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां पर फाई क्या है? h न्यू नॉट या hc अपॉन लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? q इंटू वी। वोल्टेज कौन, q का चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, मतलब q क्या है? चार्ज। और हमारे जो स्टडी कर रहे हैं उसमें चार्ज के नाम पर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो E V नॉट। V नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेसिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या E V नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, E V नॉट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा और hc अपॉन लैम्डा नॉट। कोई भी इक्वेशन देख लीजिए, सब एक ही है। Q इंटू वी, ये अभी मैं क्या बताऊं, देखो समझो। ये अबे लाइट 30 जूल की लाइट डाली, 10 जूल वर्क फंक्शन में गया, 30 जूल की 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी, यही तो है ना। 30 जूल डाली, 10 जूल गया वर्क फंक्शन में, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल आई। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन h न्यू, ये हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वर्क फंक्शन ये हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख लीजिए। और कई बार चीजें क्या ज्यादा समझा दो ना तो वो ज्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने अभी ज्यादा एनर्जी यहां पर खर्च नहीं करी है इसको समझाने में। सिर्फ ये याद रखना, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट या hc अपॉन लैम्डा नॉट से दिया जाता है, क्योंकि वही आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है। देख लीजिए। और इसका जो कर्व खींचा जाता है वो कर्व मैं आपको ग्राफिकल सेक्शन में करा चुका हूं, मैथमेटिकल टूल्स। यही कर्व खिंचवाया था मैंने आपसे, जाकर के पलट के देखना, हालांकि सिलेबस में नहीं है यहां पर, तो उसको हटा दिया। आइए, अब समझने वाली बात क्या है कि आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। न्यूमेरिकल वाली बात बता रहा हूं, न्यूमेरिकल वाली। ये तीनों सेम यूनिट पे होने चाहिए। अगर ये जूल में है, ये जूल में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लेना जूल में।
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में है, तो इसको भी चेंज कर लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जूल में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में, तो इसको चेंज कर लेना जूल में। ये चीज याद रखना। कैसे चेंज करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मैं बोल दूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं कह दूंगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मैं कह दूंगा 10 जूल है तो मैं कह दूंगा 10 अपॉन 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी चीज आप लिख लेना कि ऑल 3 मस्ट बी इन सेम यूनिट। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा देता हूं ताकि आप इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर सकें। एक सेकंड रुक जाओ, कहां है भाई एनसीईआरटी कहां है? एनसीईआरटी निकालिए अपनी अपनी, और जिसने नहीं ली है वो ऑनलाइन देख लेना, ऑनलाइन मिल जाती है एनसीईआरटी। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर और लास्ट 3 लेक्चर जो आपको भेज चुका हूं उसके बेस पर आने चाहिए। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, ये कर लीजिए आप।